इंडेक्सेस को बीट करना क्लोज टू नामुमकिन है। ओके, इसके मैं 2 बड़े उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे के पिछले 11 साल के रिटर्न्स आप देख लो अगेंस्ट S&P 500। उनका बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 है। देखिए लोग है ना रिटर्न्स को एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ अंकित कि मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए, पास या फेल? पास। कैसे आ गए ना 40 नंबर? 200 में से आए। ठीक है, तो अब वही 40 अब मैं बोलूंगा नहीं जी 40 मेरे को 50 में से आए, तो वही 40 टॉपर हो गया। अब अच्छा भी था और खराब भी था जब आपने उसको कंपैरिजन में डाला। ठीक है, तो आउट ऑफ पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई फंड का परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखना, और वो फंड अपने बेंचमार्क को कितनी बार बीट कर पा रहा है उसका जरूर चेक करना। तो हर फंड, जो भी म्यूचुअल फंड पैदा होता है, वो पहले दिन अनाउंस करता है मेरा बेंचमार्क ये है, मुझे इसको तोड़ना है। सिंपल, तो चेक करो। अब यूएस में वॉरेन बुफे साहब ने 11-12 साल में, पिछले 11-12 साल में S&P 500 को भी बीट नहीं किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। लेजेंड है, मतलब उनके बात को सुन के हम बड़े हुए हैं। हम क्या, मेरे जैसे पता ही नहीं कितनी जनरेशंस बड़ी हुई हैं उनको। इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट। हाँ, मतलब इन्वेस्टर मतलब, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठंडा मतलब कोको कोला, इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट वैसा। तो नो एडवर्टाइजमेंट। यार रील काफी चल जाती है तो बताना पड़ता तो कर दो। पर अगली बार के लिए स्पॉन्सरशिप हम लेते हैं, इधर कोक की बॉटल भी कोक रख सकते हैं। हाँ, पर वो नहीं होना चाहिए विदाउट शुगर। हमें तो दोनों चलेगा। तो ही कुडंट बीट द इंडेक्स। एक 25 ईयर होराइजन में रिसर्च की गई थी अमेरिकन म्यूचुअल फंड्स पे, करीबन 94% फंड्स इंडेक्स को नहीं बीट कर पाए। अब आप बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप वो 6% फंड्स चुन पाओगे, पहली बात, और अगर चुन लिए तो रह पाओगे 25 साल, दूसरी बात। ठीक है, तो नामुमकिन ही है, नामुमकिन बातें हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम स्टॉक्स नहीं चुन पा रहे, तब तो हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां हम म्यूचुअल फंड चुनने के अपनी एक्सपर्टीज बनाए। अंकित, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अभी पीछे किसी की क्लाइंट की कंसल्टिंग कर रहा था, दिस गाय हैड 54 म्यूचुअल फंड्स। आई एम नॉट टॉकिंग फोलियोज, आई एम टॉकिंग म्यूचुअल फंड्स। 54 म्यूचुअल फंड थे उनके, मतलब जू बना दिया था। जू तो उसको म्यूचुअल फंड क्यों कहते हैं? उसको ग्रो ही क्यों नहीं बोलते? सारे म्यूचुअल फंड लिस्ट करके रखे। हाँ, मतलब अच्छा, ये क्या होता है, मैं आपको हैबिट बताता हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये हैबिट होती है कि नहीं। आपका हर महीने आप जाते हो, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, अब तो सब अपना फोन में से ऐप डिलीट कर चुके होंगे। अब तो डर का माहौल। हाँ, डर का माहौल है, कोई देखता ही नहीं होगा ऐप। अब आप जाते हो अपनी ऐप पे, आप चेक करते हो जो भी आप ऐप यूज करते हो, और देखते हो टॉप परफॉर्मिंग फंड, ये HDFC का फंड है, चल खरीदते हैं। ठीक है, अब इस महीने की SIP इसमें जाएगी। ठीक है, अब अच्छा एक काम करते हैं, मेरे को 1000 रुपए की और SIP चालू करनी है, टॉप परफॉर्मिंग फंड SBI, अच्छा चल SBI में करते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूँ। कोई फंड अगर किसी क्वार्टर में टॉप किया है तो देयर इज अ 75% चांस कि वो सेकंड क्वार्टर में टॉप नहीं करेगा। तो यानी कि आप तो हर बार नया फंड उठाते रह जाओगे, और यही सबके साथ हो रहा है कि 40-40 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, स्टॉक भी नहीं, म्यूचुअल। आदमी कहता है स्टॉक 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आदमी के पास, कि भाई अगर आप कभी भी पोर्टफोलियो बास्केट बनाओ तो 25 से ऊपर स्टॉक नहीं होने चाहिए। बट यहां 40 म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं, और पैसा कौन बना रहा है पता है? जो 4 इंडेक्स लेके बैठा हुआ है। चल, हमने निफ्टी 50 ले लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लिया, निफ्टी मिड कैप ले लिया, निफ्टी स्मॉल कैप ले लिया, बैठ गए 250 कंपनी लेके, 500 कंपनी लेके। 4 छोड़ो, जो खाली निफ्टी 50 भी लेके बैठा होगा ना, वो भी कभी-कभी ज्यादा पैसा बना जाता है। हम ये बैलेंस कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ठीक है, आपको गोल बेस्ड चलना है तो गोल बेस्ड के लिए हो सकता है, छोटे गोल्स के लिए आप कोई अलग तरीके का रखो, थोड़ा मोमेंटम बेस्ड कर लो। कैटेगरी ही अलग हो म्यूचुअल फंड। हाँ, पर आप, अच्छा मैं लास्ट में पूछता हूं, आपने ये लिया, ये फंड आप कब बेचोगे? पता नहीं, ले लिया नहीं सर, बहुत टाइम बाद। बहुत टाइम क्या होता है भाई? नहीं सर, मेरा तो 10 साल कोई प्लान नहीं है। हाँ, 10 साल ठीक है, 10 साल कोई प्लान नहीं है, तो क्या वो राइट फंड था वो 10 साल के लिए? अच्छा, बीच में आ गया तो बीच में आ गया, जरूरत आ गई तो पॉइंट क्या है ना, जब तक आप शुरुआत आउटवर्ड से नहीं करोगे, मुझे पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये 3 चीजें पहले पेपर पे लिख लो, फिर आपकी लाइफ आसान। अच्छा, इस 3 चीजों के लिए मैंने ये 2 म्यूचुअल फंड ले लिए। अब जैसा मेरे बेटे की एजुकेशन, एक म्यूचुअल फंड डेडिकेटेड है उसके लिए, और मुझे पता है कि व्हेन ही विल बी 18, ये फंड जो है 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20,000 की SIP पिछले 8 साल से चल रही है। हाँ। और अभी 8 साल और चलनी है।
तो ये एनीवेयर अराउंड 1.25 करोड़ के आसपास हो जाएगा, विच आई थिंक व्हेन ही विल बी 18 उसके लिए इनफ होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, जो भी करना चाहता है। और अगर कुछ नहीं करना चाहता तो मेरा बोनस है। आपकी बचत हो गई, मेरी बचत होगी। तो कमिंग बैक, बहुत क्लियर मैंडेटेड है। मेरे लाइफ के जो रिटायरमेंट गोल्स हैं उसके लिए मैंने अग्रेसिव फंड्स हूँ, क्योंकि मैं अभी 40 हूँ, मैं चाहता हूँ 55। मेरे पास आज से 15 साल है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मेरे पास टोटल 25 साल थे। दे आर अग्रेसिव फंड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट सर्व्स व्हाट पर्पस। और पीटर लिंच ने ये बहुत प्यारी बात की थी अपनी किताब में, जिसका नाम था वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स है। उन्होंने कहा था कि पीपल डोंट नो व्हाट दे ओन एंड व्हाई दे ओन। लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। बस इतना कर लो, मुझे कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए। अगर यहां से आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करोगे ना, तो रिवर्स इंजीनियर करना, देखो अपन गूगल मैप पे भी जब लोकेशन डालते हैं तो वो रिवर्स इंजीनियर करके बताता है ना कि आप जहां हो से लेके जहां जाना है तो इस पाथ से जाएंगे। अगर आप लोकेशन नहीं डालोगे तो गूगल मैप कुछ नहीं दिखा सकता, राइट। वो आपको करंट लोकेशन दिखाता रहेगा कि ठीक है भाई आप अभी समझो नोएडा में हो, हाँ। पर आपको वो नहीं बता पाएगा क्योंकि आपने लोकेशन डाली थोड़ी कि आपको जयपुर जाना है, वृंदावन जाना है। आप बस किसी रोड पे चले जाओ, हाँ बट निकल जाओ तो वो ठीक है, आपको दिखाता रहेगा आप कहां जा रहे हो, पर आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। डायरेक्शन तो तभी दे पाएगा जब आप डेस्टिनेशन डालोगे विच इज अ गोल। फिर वो आपको 3 रूट बताएगा, फिर बताएगा कहीं टोल लगने वाला है, कहीं टाइम ज्यादा लगने वाला है, कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो रास्ते बताएगा, फिर आप चूज करते हो। आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी मुझे लगती है, जैसे आपने बोला स्पेशली 54 म्यूचुअल फंड ले लिए, वो क्यों हो जाता है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नजरिया डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो लोगों को लगता है एक स्टॉक तो लेना बहुत रिस्की होता है, और होता भी है। तो उनको लगता है एक ही म्यूचुअल फंड में कैसे डाल दूं पूरा पैसा। वो ये नहीं समझ रहे कि एक म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो है, वो एक बास्केट है। हाँ, उसके अंदर ऑलरेडी 25, 30, 40 स्टॉक्स हैं। हर म्यूचुअल फंड इस पर्पज से बना है कि एक इंसान एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा आइडियली। बिल्कुल। तो उसमें 40-50 स्टॉक्स उस हिसाब से उन्होंने मैनेज करके रखे होते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में मे बी 25-30 होंगे, किसी में 70-80 भी होंगे, बट वो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो की तरह डिजाइंड होता है। एब्सोल्युटली। आप ऐसे 50 कंप्लीट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर दे रहे हो। अच्छा, घूम फिर के जब आप उसका एग्रीगेट लोगे तो आपका टॉप में वही 10 कंपनियां दिखेंगी, हाँ, जहां सबसे ज्यादा पैसा जाता है। इनफैक्ट मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि जब आप टॉप 5 टॉप 10 कंपनी सारे म्यूचुअल फंड की निकालोगे ना, तो 5-5%, 10-10% वेटेज उन्हीं कंपनीज में आएगी। तो आपको लग रहा है आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बट आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हो, जहां पे आपकी टॉप 10 कंपनीज तो सेम होने वाली है, पर जो एक्चुअल कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती है जो रिटर्न देगी, वहां पे आपके पोर्टफोलियो का 0.01% लगा है खाली। वो 10 गुना भी हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पता नहीं चलेगा, सही कह रहे हो आप। और अगेन पूरा घूम फिर के मुद्दा यही आता है कि डोंट ट्राई टू कैच थिंग्स विच आर वेरी अनसर्टन। सर्टनिटी किसमें है? भारत की टॉप 500 कंपनियों में है, वहीं रहो, ठीक है। वहां ज्यादा स्कोप है, क्लैरिटी है, रिस्क कम है। क्योंकि अगर एक स्मॉल कैप भी है तो वो 18,000 करोड़ के लेवल पे है या 16,000 करोड़ के लेवल पे है, तो वो एक रीजनेबल नंबर है। अब आपको मैं एक मजेदार बात और बताता हूं। जैसे कुछ एसेट क्लासेस में या कुछ सेक्टर्स में आप लार्ज कैप के थ्रू पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे इंडिया की हॉस्पिटैलिटी चेन होटल्स, एक भी होटल चेन जो है वो लार्ज कैप में नहीं आती, स्मॉल कैप से 50 और 100 में आएगी ही नहीं वो। तो अगर आपको उस पर पार्टिसिपेट करना तो आपको स्मॉल कैप में जाना ही पड़ेगा। तो स्मॉल कैप का बास्केट वाइड है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स ऑल्सो। कोई स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है, वो उधर बैठी है। पेपर की कंपनी है, वो उधर बैठी हुई है। पैकेजिंग की कंपनी, सबसे बड़ी एसी इंडियन एसी मैन्युफैक्चरिंग है, वो स्पेयर पार्ट्स की कंपनी, वो उधर बैठी हुई है। कार ऑटो कंपोनेंट्स की बहुत सारी कंपनियां वहां बैठी हुई हैं। तो आपको वो स्मॉल कैप में इसलिए जाना होता है क्योंकि आप कुछ सेक्टर्स को भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जो आप लार्ज कैप मिड कैप के थ्रू नहीं कर पाओ। जो इंडस्ट्रीज आज उतनी बड़ी नहीं है, जो आगे जाके बड़ी होंगी इंडिया में, प्रोडक्शन जिसमें ग्रोथ के पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए आज आप रिलायंस खरीदते हैं तो ये कोई फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है, बट लॉजिकली स्पीकिंग उसका 10 गुना होना 10 साल में बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। हो सकता है बहुत अच्छा कुछ उन्होंने कर दिया तो जियो जैसा कुछ और आ जाए। हाँ, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि पहले ये देखिए एनवीडिया ये सब ने भी पिछले कुछ सालों में 10-20 गुना रिटर्न्स दिए हैं, बट अभी वो चीजें दिखती नहीं है। अभी वो चीजें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव है जो प्रोबेबिलिटी कम है। बट अगर कोई कंपनी आज 10,000 करोड़ की है तो उसका 1 लाख करोड़ होना कंपेरेटिवली आसान। हाँ, एक 16 लाख करोड़ की कंपनी का 160 लाख करोड़ होना कंपैरेटिवली मुश्किल है, पर एक 10,000 करोड़ की कंपनी का 1 लाख करोड़ होना
कंपैरेटिवली पॉसिबल है। तो सर अभी अपन ने ये तो बात कर ली कि स्टॉक्स भी ठीक है, म्यूचुअल फंड भी अपनी जगह ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा उसके लिए म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली बेटर है, गोल ओरिएंटेड रख सकता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को। बट इसी के साथ ये भी एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सारा पैसा क्या इक्विटी में डालना ठीक है, नहीं ठीक है, अगर है तो किसके लिए, कैसे? तो बेसिकली योर क्वेश्चन इज अराउंड एसेट एलोकेशन। तो देखिए मैं ना थोड़ा एसेट एलोकेशन से पहले बकेटिंग सिस्टम पे जाना चाहता हूँ। जब आप जॉब चालू करते हैं या आमदनी चालू करते हैं, मैं जॉब नहीं कहूंगा, आमदनी चालू करते हैं, इनकम चालू करते हैं, तो द फर्स्ट बकेट यू शुड फिल इज इमरजेंसी फंड। मैं अभी पीछे मेरा एक फ्रेंड है, उनका करीबन 44-45 के है, ही वाज ड्रॉइंग 3.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, विच इज अ गुड नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। 22 साल से काम कर रहे हैं, कुछ कारणवश वो जो ऑपरेशन था वो बंद हो गया और उनका जॉब चला गया। तो पहले ही रीच आउट टू मी कि थोड़ा जॉब वॉब में हेल्प करते, तो आई ट्राइड, बट मेरा वो सर्कल नहीं था, तो कहीं मेरे को हेल्प नहीं कर पाया ज़्यादा। बट देन आफ्टर 2-3 मंथ्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम कि सर मेरे को थोड़ा पैसे चाहिए। मतलब क्यों? बोलते हैं मेरे को घर नहीं चल पा रहा। मतलब क्यों? इमरजेंसी फंड। बोलते नहीं वो फंड मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, और मेरा महीने के 1.5 लाख रुपए के फिक्स खर्चे, बच्चे की फीस है, रेंट है, ये है वो है। मतलब यार एक आदमी 22 साल से काम कर रहा है, 3.5 लाख की तनख्वाह पे था, 6 महीना यानी कि एक 20 लाख रुपए का, सॉरी 1.5 लाख इंटू 6, खर्चा तो 1.5 लाख रुपए, 9-10 लाख रुपए, उसके पास कॉर्पस नहीं बन पाया। मतलब कहीं कॉर्पस कुछ बनाया, कुछ किया। बोलता है घर लिया था, वो अटक गया क्योंकि वो बिल्डर ने डिलीवर नहीं किया, तो उसकी EMI चल रही है और घर मिला नहीं और उसको बेच नहीं सकता, तो अभी मेरे मतलब आई हैव नो लिक्विडिटी। तो ये जानने के बाद है ना, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनका इमरजेंसी फंड ही क्रिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले 6 महीने के अपने खर्चों का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको ऐड करके 12 करते रहो, पर 6 महीने तो अग्रेसिव हो जाओ कि भाई 6 महीने पहले भरना है, मेरे को बाल्टी को भरना है। अब क्या है लाइफ में, जैसे आप गाड़ी में बैठते हो ना, तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट पहनते हो, तो आपको रहता है यार रिस्क, ठीक है। हमारे यहाँ लोग ना रिस्क को बहुत अंडरमाइन करते हैं, जो चीज चल रही होती है उसको पकड़ लेते हैं, बट जो चीज बेसिक्स करनी है वो नहीं करते, और इसलिए जीवन भर पछताते रहते हैं। आपने पहली बकेट भर ली इमरजेंसी फंड की, उसके बाद आप अपना सेकंड बकेट भरो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। यू नो वो मैं कभी वो कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वैसे किसी दिन जाओ जरा एक बार हॉस्पिटल में 1-2 दिन गुजार के आओ, कुछ दिन तो गुजारो, लोगों के ऐसा होना हो, आपको पता चलेगा कितना महंगा है हेल्थ केयर। एक काम कर लो, हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहो, हाँ, और लोगों से बस उनके बिल पूछ लो। चलो हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम। या आपका कोई रिलेटिव गया हो, कुछ भी हुआ, बिल देख लो एक बार, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो आप एकदम हिल जाओगे, बिल देख के हिल जाओगे। तो इसलिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। खाना पूर्ति मत कीजिए कि मेरे एम्प्लॉयर ने दे दी, क्योंकि आप 10 साल एक जगह का नौकरी करोगे, जिस दिन आप छोड़ोगे उसका नो क्लेम बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक 10 लाख रुपए की मिनिमम कवर लीजिए, यंग है जल्दी ले लीजिए, आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो NCB जुड़ के आगे जाके अच्छा एक नंबर हो जाता है, ठीक है, नो क्लेम बोनस। तीसरा है, अगर आप पे कोई लाइबिलिटीज है, कोई परेशानी है, कोई इशू है, कोई लोन चल रहा है, कोई घर वालों पे लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उतने तक की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए कि आपको खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस भाई। कोई इन्वेस्टमेंट, मैं मजेदार एक जगह पे गया था, अभी हो सकता तो मैं आपको लेके जाता, दिल्ली आप आए हुए हो, एक जगह है यहाँ पे कूरेमल कुल्फी करके, तो वहां बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा है, बोलते आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती, आइसक्रीम होती है, कुल्फी होती है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो स्टेटमेंट। तो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो दोनों को अलग करिए। अब लाइफ के 3 बड़े रिस्क आपने कवर कर लिया। आपकी आमदनी खत्म हो गई, इमरजेंसी फंड, आपकी हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आपके परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस, दैट्स इट। अब आप रिस्क फ्री हो चुके हो, सेफ्टी आ गए, अब आपकी सीट बेल्ट टाइट है, तो बड़े एक्सीडेंट में भी चोट लग सकती है, मृत्यु को होने के चांस कम होंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। अब आता है एसेट एलोकेशन, यहां से गाड़ी चालू होगी एसेट एलोकेशन, सेकंड गियर पे डालते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि ठीक है सेकंड गियर पे डालते हैं, अब मुझे मेरा पहला गोल क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि गोल जितना छोटा होगा उतना एसेट एलोकेशन इक्विटी में कम होगा। लोगों को लगता है यार मेरा गोल 3 साल में है, ज्यादा इक्विटी में डालता हूं क्योंकि इक्विटी के रिटर्न्स तो बहुत अच्छे होते हैं। ले तेरी कर ले। अगर तुमने सितंबर में डाला होता स्मॉल कैप में, ये सोच के कि 1 साल के अंदर मेरे पैसे 40% ऊपर हो जाएंगे क्योंकि पीछे के रिटर्न्स तो 40% दिखा रहा है, पिछले 4.5 महीने 5 महीने से तो गिर ही रहा है, फिर तो तुम 18% डाउन चल रहे हो, फिर तुम सर पकड़ के बैठ गए, तुम्हारा गोल अचीव नहीं होगा। तो शॉर्टर द गोल लेसर द इक्विटी, लॉन्गर द गोल मोर द इक्विटी।
एंड लॉन्गर द गोल मोर द रिस्क, यानी कि इक्विटी के अंदर भी यू कैन बेट अ लिटिल मोर ऑन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अच्छा, इसी एसेट एलोकेशन में आपको दो चीजों को डालना बहुत जरूरी है, वन इज डेट, वन इज गोल्ड। डेट ताकि आपकी फिक्स्ड इनकम अगर आप बनाना चाहते हो तो बन जाए, और या फिर कल को मार्केट नीचे गिरे तो एटलीस्ट डेट वाला कंपोनेंट नीचे तेजी से ना गिरे। और गोल्ड, बिकॉज गोल्ड एक्ट्स एज अ हेज, जैसे सृजन कह रहे थे कि वो मार्केट गिरी तो वो एक गद्दे की तरह है, तो आप बच जाओगे, स्टेबिलिटी देता है। तो ये आपका एक कॉम्पोजिशन है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अपन खाना खाने जाते हैं तो अपने सामने थाली सर्व होती है, थाली में चावल भी होता है, दाल भी होता है, रोटी भी होता है, सब कुछ होता है, मिठाई भी होती है। पूरी थाली तो मिठाई की होती नहीं, या पूरी थाली में तो सिर्फ सब्जी होती नहीं, या सिर्फ रोटी तो होती नहीं, या सिर्फ रोटी नहीं होती, या सिर्फ दाल नहीं होती। तो थाली तो पूरी सज के आती है ना, जिसमें हर कंपोनेंट होता है। मेजर्ड प्रोटीन होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट, इंडल्जेंस मिठाई के फॉर्म में, थोड़ा फैट भी होगा, हाँ थोड़ा फैट भी होगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी, बिल्कुल। तो वो ताकि आदमी के टेस्ट बड्स भी अच्छे रहें और उसकी हेल्थ भी बढ़िया रहे, उसको न्यूट्रिशन मिले। इसी तरह आपको अपनी थाली बनानी है। प्लीज ऐसा मत करो कि सारा ही स्मॉल कैप डाल दिया, यानी कि सारा ही मीठा डाल दिया, कि आज की थाली में गुलाब जामुन, रेबड़ी, जलेबी, आइसक्रीम, कुल्फी सब खाएंगे। अरे तुम्हारा मीठा पड़ेगा, शुगर हो जाएगी तुम्हारे को, शुगर से मर जाओगे। या फिर जी आज तो हम सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें लेंगे, बटर लेंगे, आज तो हार्ट अटैक से मरने का प्लान है जी। तो अपनी थाली को होलसम बनाइए। मीठा भी लीजिए, मीठा मतलब हाई रिस्क, ठीक है। हाई रिस्क में आप क्या ले सकते हो, आपको मन करता है सर मेरे को क्रिप्टो करना है, बहुत चुल होती है, मेरे को मैसेज आता है सर क्रिप्टो करना करना। तो मैं बोलता हूँ करना है ना, तो क्रिप्टो में पहले तो कचरा मत उठाओ, कचरा बिनने वाले मत बनो। ये कमेंट में ना कमिट करवा दो, ये आदत कर लो। हाँ ये आदत लिख दो कि आई विल नॉट पिकअप कचरा, मैं कचरा नहीं उठाऊंगा, मैं कबाड़ी नहीं बनूंगा, मैं कबाड़ी नहीं बनूंगा। मेरा काम कचरा उठाना नहीं है, मेरा काम है हाई क्वालिटी स्टॉक्स और चीजें खरीदना या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदना। अब बहुत सारे ग्लोबल ईटीएफ्स आ गए हैं जिसके माध्यम से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उधर भी आप जो बास्केट बनाते हैं वो बास्केट बनाइए जो बेस्ट कॉइन्स हैं, जो बहुत सालों से चल रहे हैं, जिनमें कोई यूज केस है, जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, चाहे लेयर 1 है, लेयर 2 है। आपको ज्यादा नहीं समझ आता तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा नहीं समझ में आता है ना, तो बस बिटकॉइन खरीद लो, या फिर बिटकॉइन इथेरियम। ज्यादा नहीं समझ आता, खाली बिटकॉइन खरीद लो। थोड़ा समझना है, टॉप 10 टॉप 20 की तरफ जाओ, बस उसमें भी 80% टॉप 3 में रखो, और 20% धीरे 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 नीचे कर दो, तो आप कचरा बिनने वाले नहीं बनोगे। तो अब क्या किया आपने, मीठा भी ले लिया। अगर आप 50,000 रुपए महीना डाल सकते थे तो आपने उसमें से 5,000 रुपए महीना क्रिप्टो में डाल दिया। तो अब आप अपने फ्रेंड्स के सामने कूल भी बन सकते हो, भाई मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूं, आई एम अ क्रिप्टो इन्वेस्टर। वो टोपी भी पहन सकते हो, टी-शर्ट भी पहन सकते हो, मैं देखता हूं लोग पहन के आते हैं, हाँ योगा भी बन जाओगे। तो आपका रिस्क भी कम हो गया और आप उसमें शामिल भी हो गए। पर आप ये मत करो कि घर के जेवर बेच के सारा सब कुछ क्रिप्टो में डाल दो, ये नहीं करो। तो पॉइंट क्या है कि हर बकेट को भरो और अपने जो खाने की प्लेट है उसको उसमें सब न्यूट्रिशन डालो, इंडल्जेंस भी डालो, न्यूट्रिशन भी डालो। आप खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। आपको लगेगा मैंने सब कुछ कर लिया, फोमो नहीं रहेगा कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने इसमें पैसा नहीं डाला, उसमें नहीं, ओहो ये होता तो मेरा ये हो जाता, ये होता तो मेरा ये हो जाता। और ये याद रखना कि जैसे आपका लाइफ में करियर होता है, आपका जॉब होता है, आपका बिजनेस होता है, आपका फ्रीलांस होता है, जिसमें आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसी तरीके इन्वेस्टमेंट भी एक करियर है। उसको भी आपको 20-25 साल देने, और इस 20-25 साल के दौरान पहले 3 साल हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड्स तेजी से भागे, अगले 3 साल हो सकता है गोल्ड तेजी से भागे, उसके अगले साल 3 साल हो सकता है क्रिप्टो तेजी से भागे। तो जब आपके पास थाली में सब कुछ होगा तो एट वन टाइम समबडी वुड बी परफॉर्मिंग फॉर यू। फोमो नहीं होगा, तो फोमो भी नहीं होगा आपको। ठीक है यार, गोल्ड अब अचानक से 3 साल बाद भागा तो मेरे पास तो पड़ा था, मैं तो लेता हूं, हर महीने 1000 रुपए का गोल्ड लेता हूं, तो मेरे पास गोल्ड पड़ा था, मैं भाग रहा है गोल्ड में। बिल्कुल, बस याद दिलाने के लिए गिफ्ट करने वाला। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, आपको याद कराना। जो भागे अपने दोस्तों को जाके बता दो मेरे पास तो ये भी था, मेरे पास तो ये भी है भाई। वो सोचेंगे साला इसने खरीदा कब। तो बेसिकली वही है एसेट एलोकेशन, सिंपल, एक स्वादिष्ट, न्यूट्रिशनस, कीप एवरीथिंग इन दैट पोर्टफोलियो विद अ राइट मिक्स। छोटे ड्यूरेशंस के लिए इक्विटी कम, डेट ज्यादा, बड़े ड्यूरेशंस के लिए इक्विटी ज्यादा, डेट कम, बहुत अच्छे ड्यूरेशंस के लिए और बड़े ड्यूरेशंस के लिए इक्विटी में भी रिस्क आप ज्यादा ले सकते हो, पर कचरा बिनने वाला नहीं बनना, बस।